वंदना चंदेल। प्राइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तबाही, फिर बर्बादी, फिर राहत बचाव के कामों में लेट लतीफी। अब तो इस दर्द पर भी सियासत हो रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक और प्रभावित इलाकों को फिर से बसाने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक उसी वक्त इस मौके पर भी राजनीति शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पहाड़ जैसे दर्द पर सियासत जोरों पर है। विजय बहुगुणा 100 साल आगे का उत्तराखंड बसाने की बात कर रहे हैं, तो जयराम रमेश उनकी तारीफ करते फिर रहे हैं। अंबिका सोनी सुषमा स्वराज पर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं सुषमा स्वराज उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही हैं। यानी कि देश की दो बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मौके पर भी राजनीति और बाकायदा वाकयुद्ध जारी है। एक हादसे ने उत्तराखंड को खंड खंड कर दिया, लोगों का सब कुछ छीन लिया। इस तबाही के बाद अब उत्तराखंड के लोगों के सामने रोजी रोटी जुटाने का सवाल खड़ा हो गया। सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, लेकिन अब मुद्दा है पहाड़ को फिर से बसाने का और वहां के लोगों को फिर से आत्मनिर्भर बनाने का। तबाही में जिन लोगों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया, उनके लिए कुछ करने का। और ये उत्तराखंड सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वैसे भी त्रासदी की घड़ी में राहत और बचाव को लेकर उत्तराखंड सरकार की काफी फजीहत हो चुकी है और सरकार का विरोध करने वालों ने इस मौके पर जमकर जुबानी तीर चलाई। उत्तराखंड त्रासदी के बाद हुई फजीहत के बाद अब सरकार के सामने अपनी छवि को सुधारने के साथ साथ लोगों को राहत पहुंचाने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड को फिर से बसाने के लिए कई ऐलान भी किए हैं। हमारे आपदा क्षेत्र में जो विद्युत बिल तथा पानी पर दे करके को माफ किए जाने का निर्णय लिया, जो 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक जो हमारे बिजली के बिल और जो पानी का जो दे है, जो अफेक्टेड फैमिलीज इन द डिजास्टर एरिया, उनको हम लोगों ने माफ कर दिया किसी भी एजेंसी से। और जो सेंट्रल बैंक से जो लोन लिया रखा है लोगों ने, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उसको भी 1 साल के लिए उसको डिफर कर दे। उत्तराखंड जल त्रासदी के बाद उत्तराखंड का दर्द पूरे देश ने महसूस किया। सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए और अब सवाल उन बच्चों के भविष्य का है। विजय बहुगुणा ने ऐसे बच्चों को गोद लेने की बात कही है। इस आपदा में बहुत दुख परिवारों ने झेला है। जो बच्चे ऑर्फन हो गए, उनको उनका लालन पोषण शिक्षा सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। उत्तराखंड त्रासदी ने वहां कुछ भी नहीं छोड़ा। जहां कभी मोबाइल टावर थे, वहां अब कुछ नहीं है। जहां कभी आबादी बसती थी, अब वहां चारों तरफ मौत का सन्नाटा है, जिसे दूर करना इतना आसान नहीं है। और ये बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद भी समझते हैं। शायद इस तबाही से सबक लेते हुए अब वो 100 साल आगे के उत्तराखंड को बसाने की बात कह रहे हैं। सड़कों का, केदारनाथ घाटी का, मंदिर के परिसर का, पुलों का, तो अब हमें जो पुनर्निर्माण करना है वो 100 वर्ष आगे का उत्तराखंड देख के करना है। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 2 की सरकार है और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सत्ता है, तो ऐसे में पहाड़ को एक बार फिर से बसाने की बात करने पर भला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को केंद्र शाबाशी कैसे न देता। बहुत प्रगतिशील और मैं समझता हूं महत्वपूर्ण कदम है और ये ऐसा कदम है जो जनता में विश्वास पैदा करेगी। जो पैसा आता है, करोड़ों रुपयों में जो पैसा आएगा, वो उसका खर्च एक पारदर्शिता से होगा। जहां एक तरफ विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड को फिर से बसाने की बात कही है, तो वहीं अंबिका सोनी इस मौके पर भी बीजेपी पर आरोप लगाने से नहीं चूकी कि हमारी विपक्ष की नेता
जो प्रधानमंत्री बनने की एक दावेदार हैं, आज वो जो बयान देती है, पता नहीं यहां आई हैं कि नहीं आई हैं, वो जो उन्होंने बयान दिया है इस तमाम राहत कार्यों के दरमियान कि उत्तराखंड की सरकार को बर्खास्त किया जाए, मुझे बहुत दुख है। उत्तराखंड की तबाही के बाद जब सबको एक साथ फिर से उसे बसाने की बात करनी चाहिए, तो अब यहाँ पर भी राजनीति ही हो रही है। सुषमा स्वराज उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने की बात कह रही है, तो वहीं अंबिका सोनी सुषमा स्वराज पर निशाना साध रही है। यानी कि दोनों की पार्टियों के बीच अभी भी वाक युद्ध जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के हालात पर। जिस तरह की त्रासदी हुई है, जिस तरीके की घटना हुई है, उसके बाद बदलाव बहुत मुश्किल है पुनर्वास, और बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन क्या सरकार इन चुनौतियों को पार पा पाएगी, वो भी ऐसे हालात में जब ऐसे संवेदनशील मौके पर भी राजनीति शुरू हो गई हो? आखिर क्यों इस पर भी सियासत जारी है? कैसे होगा पुनर्वास का काम? क्या जैसा सीएम साहब कह रहे हैं कि 100 साल बाद के उत्तराखंड के लिए अब से तैयारी करनी होगी, वो कर पाएंगे, या महज ये शब्द जो हैं उनका इस्तेमाल करके वो चाहते हैं कि स्थिति को थोड़ा सा अगर कहीं डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है तो वो करें? बहुत से सवाल मेरे और आपके जहन में इस वक्त हैं, जिनका जवाब हम अपने पैनल में मौजूद लोगों से लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप टमटा साहब हैं हमारे साथ। टमटा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, बहुत बेहतर आप वहां के बारे में जानते हैं, और आपका जो संघर्ष रहा है, एक पूरा दौर है, उसके बारे में आपसे जरूर चर्चा करेंगे। डॉक्टर शोभा विजेंद्र हमारे साथ हैं बीजेपी से। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी पार्टी की रखी है इस दौरान, और सुषमा जी का जो स्टेटमेंट है वो इस वक्त पे कितना अनुकूल है, ये मैं आपसे जरूर पूछूंगी। अफजल अब्बास साहब है हमारे साथ जेडीयू से। अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ इस पर आपका विचार है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आसिम खान साहब हैं एलजेपी से। क्या सोचते हैं वो, क्या कोई पॉलिसी है उनकी पार्टी के पास, या वो क्या उम्मीद कर रहे हैं केंद्र की सरकार से या स्टेट की सरकार से, कैसे होगा ये सब कुछ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही फजल इमाम मलिक साहब हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, और अपने कीमती जो सुझाव हैं, जो वक्तव्य हैं, वो अक्सर देते आए हैं, और बहुत संतुलित तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अपनी बातें और जो आंकड़ा है वो रखते हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे पहले भी स्थिति और हालात इतने ही बदतर थे, तैयारी ना के बराबर थी, ये तमाम चीजें। सबसे पहले प्रदीप टमटा साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, कह रहे हैं सीएम साहब, बहुगुणा साहब ये कह रहे हैं कि 100 साल बाद का जो उत्तराखंड है उसको बसाने की तैयारी हम अभी से शुरू करेंगे, उसे देखते हुए बसाएंगे। क्या आपको उम्मीद है कि चूंकि आप उत्तराखंड से हैं, आप वहां की पृष्ठभूमि बहुत बेहतर से जानते हैं, आपको लगता है ये मुमकिन है, या महज ये सीएम साहब के शब्द हैं? देखिए, आज मुख्यमंत्री ने जो बात रखी है कि हम एक नया उत्तराखंड बनाएंगे, अगले 100 साल का उत्तराखंड बनाएंगे, उनका ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है जी, और मैं इसको बहुत ही सकारात्मक रूप से लेता हूं। लेकिन मेरा एक बुनियादी प्रश्न है जी। मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत इन्हीं उत्तराखंड के इन्हीं त्रासदियों में की है जी। 74 में बेलाकुची की बाढ़ आई थी जी। 77 में मैं विद्यार्थी था कुमाऊं विश्वविद्यालय का। मेरे संसदीय क्षेत्र के आज जहां तबाही मची है जी, उसी तवा घाट में बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आया था, 20 लोग मारे गए थे, और 70 लोग ऐसे मारे गए थे जिनके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता जी। अब वो लगातार सिलसिला जारी है। मैं जब से मैं सांसद बना हूं, हर बरसात में मेरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं तबाही है, लोग मरे हैं, और आज सारे उत्तराखंड में जो गुस्सा देखा हमने नदियों में देखा जी। ये उफनती हुई नदियां या आक्रोशित नदियां बता रही हैं कि उन्हें क्यों गुस्सा है। अगर बुनियादी सवाल पर हम नहीं सोचेंगे तब तक कोई नया उत्तराखंड बनने की कल्पना मैं नहीं कर सकते। बहुत सही आपने कहा। सोच पर जी। इसलिए पूरे हमको विकास के मॉडल पर जी, विकास और पर्यावरण का जो संतुलन है उस पर सोचना पड़ेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो हमने ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना दे हैं, चाहे डैम के माध्यम से टिहरी डैम बनाए हैं, चाहे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाए हैं जी, इन सब के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ही पर्वतों में जो बड़े बड़े विस्फोट किए हैं, उन्होंने अंदर से हमारे ये नवजात पर्वतों को कहीं से हिलाया है, और वही बरसात में गुस्से के रूप में निकलते हैं। बहुत अच्छी और बहुत सच्ची बात टमटा साहब आपने कही है। मैं चाहती हूँ शोभा जी इस पर अपना रिएक्शन दे। बीजेपी से हैं शोभा जी, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर शोभा, देखिए, वैसे तो बहुत अच्छी बात है जो आज चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की है जी, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही पूछना है कि
घटना के 3 दिन तक घटना के बारे में किसी को पता नहीं था। अगर आप लोग नहीं होते जी, मीडिया वहां नहीं होता, तो मुझे लगता है कि ये घटना जितना विभत्स रूप ले सकती थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब मीडिया के इंटरवेंशन के बाद जी ये आप सबके सामने बचाव कार्य शुरू हुए हैं और आज 15 दिन बाद मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं और सारे नेता मिलकर उनकी पीठ ठोकने लगते हैं। अभी 3000 लोग जो है वहां पर लापता हैं। इतनी बड़ी, आप सोचिए एक व्यक्ति की कीमत क्या है इस देश के अंदर, जो 3000 लोग लापता हैं, और उसमें अगर किसी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की घोषणा की कि मैं 500 रुपए वजीफे के दूंगा, मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा, मैं राशन फ्री में कर दूंगा, तो उसके लिए उसके नेता पीठ थपथपा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जान की कीमत इतनी सस्ती है। दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर ये त्रासदी जो हुई है ईश्वर के द्वारा दी गई है, मैन मेड ये त्रासदी हम ये बात कर रहे हैं, इसके अंदर कंट्रोल शब्द कहां है? हमारी क्या सरकारें इसी बात की इंतजार करती रहती हैं कि घटना हो, उसका पता ना चले, पता चलने के बाद जब तक मीडिया उसमें रोल प्ले ना करे वो कुछ ना करें, और उसके बाद एक पुलिंदा ले आए। ये विचार एक पुलिंदा ले आए सरकार के बारे में या आपकी अपनी बीजेपी की सरकार के बारे में? मेरा ये यहाँ पर मेरी बात जो आपके सामने प्रत्यक्ष जिस बात के दर्शन हो रहे हैं, जी 15 दिन के अंदर आपने देख लिया है, अभी तक भी हमें सही आंकड़े नहीं मालूम है। आज भी आप ये बता नहीं पा रहे कि कितने लोग वास्तव में, कितनों की डेथ हुई है। आप देखिए ना, स्पीकर साहब ने कहा कि 10,000 से ज्यादा लोग, सच में मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन मैंने ये आंकड़ा और ये विचार मैंने जो उन्होंने दिया, वक्तव्य दिया, जब मैंने सुना कुछ काम करने का कुछ समझ में नहीं आया, हो कर 10,000 लोग। तो ये आंकड़ा, आप मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, राज्यपाल कुछ और कहते हैं, आपके स्पीकर कुछ और कहते हैं, जनता कुछ और कहती है, मीडिया कुछ और कहता है, तो उसके अंदर अपनी पीठ थपथपाने की कोई बात। आपको लग रहा है कि अभी सरकार को कोई इनिशिएटिव किसी बात पर लेने की बजाय पहले इसको मानना चाहिए था कि ये उसका फेलियर है? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। इनिशिएटिव लेना चाहिए था। इनिशिएटिव तो 15 दिन पहले, जब घटना हुई तभी से लेना चाहिए था। इनिशिएटिव लेने को मैं बुरा नहीं कह रही, इनिशिएटिव तो लेना ही चाहिए, बल्कि मुझे लगता है 7 दिन में लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूं कि किसी भी चीज को करने के लिए 3 चीजें मुख्य होती हैं, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और उसके बाद कंट्रोल। चलिए प्लानिंग की हम बात नहीं करते, लेकिन कोऑर्डिनेशन की मैं बात करूंगी। इस 15 दिन में मुझे कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आई सरकार के अंदर, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आई। कंट्रोल का पक्ष इसमें से बिल्कुल गायब है। तो अगर उसके अंदर हमारी नेता ने, विपक्ष की नेता ने अपना फर्ज समझते हुए एक ट्वीट किया, तो इसके अंदर इतना मुंह बनाने की, इतना ऑब्जेक्शन करने की और बात करने की मुझे बात समझ में नहीं आई। आजम खान साहब, आपको भी लगता है कि वाकई स्थिति वैसी है जैसा शोभा जी कह रही हैं या नहीं? कम से कम सीएम साहब इन हालातों के बीच में ये तो कह रहे हैं कि चलो 100 साल आगे की सोचें, अब सोच लें, अब तक नहीं सोचा तो आज सोच लेते हैं। नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है, पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए जी। जो ये उत्तराखंड इस आपदा जो ये आई है जी, और इस आपदा में जो जितना भी लोग नुकसान, माली नुकसान, जानी नुकसान जो हुआ है, सबसे पहले तो उसके लिए, उनके पुनर्वास के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएं, और जो जल्द से जल्द जो जिस तरह की बेसिक हम लोगों की जैसी जरूरतें हैं, राशन है, तेल है, गैस है, पेट्रोल है, उस तरह की वहां पर सुविधा मुहैया कराई जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से हम देश के सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी बहुत ऐसी घड़ी में उन लोगों ने सेना ने तो काम किया, हाँ, लेकिन सरकार ने किया या नहीं? सरकार तो पूरी तरीके से फेलियर है। उसके पास कोई आपदा कोष के हिसाब से उसकी जो जरूरतें हैं, जो होती हैं, जो हर प्रदेश की सरकारों में होती हैं, खासतौर से जो पहाड़ी इलाका है, इस तरह की योजनाएं सब लोगों की सरकार के पास विभाग होते हैं। लेकिन उस तरीके से मेरा अपना और मेरी पार्टी का मानना है कि पूरी सरकार पूरी तरीके से फेलियर है। जो वहां की जो जरूरतें हैं, जो हम लोगों के पास वहां उत्तराखंड में पहुंचनी चाहिए, वो चीज बहुत, एक तो पहुंची नहीं है और कुछ जगह से पहुंच भी रही है तो उनको रास्ते में ही लूटा पीटा जा रहा है। नहीं तो आसिम साहब, क्या आपको लगता है कि इन सब के बीच में भी जो सीएम साहब कह रहे हैं वो मुमकिन हो पाएगा? नहीं, कोशिश की जाए, सर्वदलीय पार्टी के लोगों की बैठक बुलाई जाए। उसके लिए देखिए, एक पार्टी का तो राज्य नहीं है जी। उस वहां के उत्तराखंड के एक जो वहां का नागरिक है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मतलब भारत के किसी भी मतलब प्रदेश का है, उसकी आस्था और उसकी निष्ठा उस सब देश के हर नागरिक के लिए उतनी बराबर है। और उसमें ये सब चीजें देखकर सब दलीय बैठक बुलाकर सब लोगों की योजनाएं बनाई जाएं, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और लोग हैं जो, और जो जिस तरीके से घटना घटी, जो पॉल्यूशन का और भी एनवायरनमेंट का जो लोग अभी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मुझे सबसे पहले अफसोस है जयराम रमेश जी भी जो बयान दे रहे हैं, काफी एक्टिव है, बाकी का अनुभवी
माने जाते हैं जयराम रमेश जी। ये पहले जब योजना होती है जो उनके पीछे तो अंडर टेबल सब कुछ कर लिया जाता है, जब पॉल्यूशन का कोई मामला नहीं होता, उसको कोई प्लानिंग नहीं, नक्शा नहीं, उसके पास बिल्डिंग का कोई नहीं है, जो होटल्स है या कोई भी मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जब तो कोई नक्शे से नहीं होती है, जब कोई घटना हो जाती है तो उसके पीछे बड़ा बड़ा दोष दूसरों को दिया जाता है। आप और आपकी पार्टी भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं या इससे कुछ हटके? देखिए, ऐसे मुसीबत में हर कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले मैंने कहा था इसी चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ी इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जितने लोग मारे गए, हजारों की तादाद में लोग, एक तरह से कहिए कि वो श्रद्धालु मारे गए, डिपेंड करता है। मेरा जो मानना ये है कि जो भी घटनाएं घटी, उस घटना घटने से पहले मेट का इंफॉर्मेशन पहले दे दिया गया था 15-14, 15-16 या 15-16-17 ये कि ऐसी मतलब घटना हो सकती है। लेकिन और सिर्फ अलर्ट नहीं, बाकायदा लेटर मौसम विभाग ने इशू कर दिया था। उसी पर मैं आ रहा हूं। उसके बावजूद भी सरकार अपने मतलब सरकार खामोश बैठी रही, इस पर चिंतन नहीं कर सकी। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है। या इसको लाइटली ले लिया गया, क्या ऐसे कह दिया गया वो मौसम विभाग का है, इसका वो जो भी है और वो आया चला जाएगा। इतनी बड़ी त्रासदी होने की उम्मीद सरकार को भी नहीं थी। रहा सवाल मौत की बात और ये 100 साल की बात जो हो रही है, बिल्कुल हर पार्टी से हट के बात की जाए, यहाँ ना बीजेपी ना जेडीयू या ना कांग्रेस, इंसानियत का तकाजा ये है कि जितने लोग भी उसमें परेशान हाल है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए सबका पूरे हिंदुस्तान के 120 करोड़ जनता का फर्ज बनता है। आज बीजेपी, आज कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां है, हो सकता है अगले 6 महीने के बाद, 1 साल 2 साल बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए। तो कर्तव्य, सबसे कर्तव्य का निर्वहन होना चाहिए। जो भी का कानून बने होना चाहिए। भाई साहब, बहुत सही बात आपने कही है कि होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। अब करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा, वरना देखिए ये सिर्फ टीवी के चैनल से ये बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। हिंदुस्तान की जनता देखिए, पार्टी से हट के बात कीजिए। इंसान, पहले मैंने कहा, पहले इंसान है, इंसान के बाद से मजहब है, मजहब के बाद से पार्टियां होती है। अफसोस की बात है कि पहले लोग पार्टी देख लेते हैं, धर्म देख लेते हैं, तो इंसानियत को बचाना। मैं बिल्कुल आपको सुनूंगी और फिलहाल हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक से लौटेंगे तो फजल इमाम मलिक साहब की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया के उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइमेट में हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड में आई आपदा की। आखिरकार इस आपदा पर सियासत क्यों? फजल इमाम मलिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। फजल साहब, जैसा आप बाकी लोग भी कह रहे हैं जो पैनल में मौजूद हैं, ऐसा लगता है कि सरकार इनिशिएटिव लेना तो चाहती है, लेकिन पहले लेना था। अगर अब ले रही है तो वेल एंड गुड है, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सरकार आगे भी कर पाएगी, चूंकि अब तक नहीं कर पाई थी। वंदना, देखिए, इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि हर बार सियासत सारे मुद्दों पर हावी हो जाती है। मुझे अच्छा ये लगा कि आपने प्रदीप टमटा जैसे व्यक्ति को बुलाया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए, जो उत्तराखंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ, वो आदमी जन सरोकारों से जुड़ा। कांग्रेस में बहुत बाद में वो आए। वो जब वो मंत्री थे, उनके खिलाफ एक कार्टून छपा कि आपने लाल बत्ती ली है और सिक्योरिटी ली है। उन्होंने दूसरे दिन सिक्योरिटी वापस कर दी और
कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, खनन के खिलाफ इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें वो डिटेल में जिसका जिक्र भी उन्होंने किया और बहुत बुनियादी सवालों को जिस पे बहस के मुद्दे में होने चाहिए वो कहीं छूट रहा है कि उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, खास के बुनियादी बातों पर उस पर बहस होनी चाहिए। भाजपा और कांग्रेस किस तरह की सियासत कर रही है अलग से। मुझे मनोहर राणा का एक शेर याद आ रहा है कि बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पर रखी है, ये वो सच है कि झूठा से झूठा बोल सकता है। तो इस मुल्क में जो सियासत हो रही है, लाशों की सियासत हो रही है, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है। होना तो ये चाहिए था वंदना कि जब सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे वहां तो सुषमा जी को भी साथ ले लिया होता। होना ये चाहिए था। या नरेंद्र मोदी गए होते तो राहुल गांधी से अपने वैर भुलाकर कहते कि चलो भाई हम दोनों देख लेते हैं जाके। तो मेरे ख्याल से ये सारे सवाल ही नहीं उठते। सियासत इसी मलिक साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद राजनीति को लेकर जो आज विश्वास है, जो सच है, राजनीति की बात नहीं कर, राजनीति क्योंकि जिस आपदा जो आपदा आई है वहाँ बहुत ज्यादा आदर्शवादी बात होगी। मुझे आदर्शवादी है, प्रदीप टमटा जी लेकिन आदर्शवादी है, लेकिन होना ही चाहिए था क्योंकि ये एक आपदा थी, एक ऐसी आपदा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। देखिए, होना ये चाहिए था जब नरेंद्र भाई वहां गए और उन्होंने जाकर बात रखी अपनी और गुजरातियों की राष्ट्र की बात रखी। आप देखिए अगले दिन किस तरीके से उनके साथ उनको गलत शब्दों से बोला गया और वो एक मुख्यमंत्री के होने के नाते से, एक व्यक्ति होने के नाते से, देखिए गुजरातियों की बात नहीं, उन्होंने राष्ट्र नहीं, देखिए गुजरातियों की बात रखी, उत्तराखंड के स्थानीय लोगों की बात ही नहीं की गई। उन्होंने शोभा जी, मुझे लगता है हमें मुद्दे से हटने से अच्छा है कि हम प्रदीप टमटा साहब से मैं ये जानना चाहती हूँ, टमटा साहब अचानक से ये त्रासदी होती है और त्रासदी के बाद लोगों को पता चलता है कि न जाने कितने हजारों लोग जो हैं वो मौत के मुंह में समा गए, कितने हजारों लापता हैं, कितनों का कुछ अभी तक सुराग नहीं मिला, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि सरकार निठल्ली बैठी हुई थी क्या टमटा साहब? शायद मेरे ये जो शब्द हैं वो आपको सही नहीं लगे, अच्छे नहीं लगे, लेकिन लोग आज ये कह रहे हैं जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री साहब रह रहे हैं, आप भी जानते हैं वो प्रदेश कितनी बार साल में प्राकृतिक आपदाओं से जूझता है। आज की बात नहीं है, 74 और 77 का आपने जिक्र किया, उससे पहले 1893 में, उससे पहले 1970 में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रदेश सरकार को कोई सुध-बुध ही नहीं थी। ऐसा लग रहा है उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये वो स्टेट है, ये वो राज्य है, ये वो पहाड़ है, ये वो देवभूमि है जहां कभी भी प्राकृतिक आपदा किसी भी वक्त आ सकती है और वो पहले बताकर नहीं आएगी। नहीं, एक और वंदना में एक सवाल जोड़ दूं कि पिछले साल भी आपदा आई थी। जी। पिछले साल भी आपदा आई थी और यही विजय बहुगुणा ने तब लोगों को सलाह दिया था कि उनका दुख दर्द ईश्वर के भजन कीर्तन से कम होगा। ये वही विजय बहुगुणा है। जी। इस तरह की बातें भी उन्होंने की थी पिछले साल इसी उत्तरकाशी। 10 महीने मिले थे, पूरे 10 महीने मिले हैं, उस 10 महीने में कुछ भी नहीं किया गया। प्रश्न तो पूछे जाएंगे ना। बिल्कुल। टमटा साहब आप जवाब दीजिए क्योंकि सारे सवाल जो है वो आपसे, आपकी सरकार से ही है। देखिए, मैं इस समय सारे लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। ये नवोदित राज्य इस समय इसका हर क्षेत्र भयानक आपदा की त्रासदी में है। बिल्कुल। और इसलिए इस त्रासदी से अगर निपटने के लिए पूरे देश का, पक्ष का, प्रतिपक्ष का, मीडिया का, सबका एक सहयोग हमको चाहिए, नैतिक बल भी चाहिए। सहयोग अभी बिल्कुल। तो फोकस जो फोकस मीडिया में हो रहा है ये हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल वाले रीजन में है जहां पर धार्मिक यात्रा चलती है। जी। गंगोत्री से केदारनाथ, बद्रीनाथ तक, जहां पर हजारों यात्री फंसे हुए थे। और उसने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आज भी मीडिया में मैं रिपोर्ट दे रहा हूं कि 1000 लोगों को निकाला जाना बाकी है। लेकिन एक वो क्षेत्र है जो कुमाऊं का क्षेत्र है जहां से मैं सांसद हूं, नेपाल और चीन की सीमा में, जहां 6000 से 8000 की सीमा में लोग गांव बसे हुए हैं, आज वहां 1000 लोग फंसे पड़े हैं। मेरा खुद का विधायक, मेरी पार्टी का विधायक आज धरने पर वहां बैठ गया। आज हमारी हालत यह है कि इन सब लोगों को चल करके आज इस त्रासदी से हमको निकलना है। मैं जरूर ये कहता हूं कि हो सका इतनी बड़ी त्रासदी के लिए हम तैयार नहीं थे, हमारी सरकार तैयार नहीं थी, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है अभी इन तमाम चीजों को जानने का। इस समय 2-3 चीजें हमारे लिए फौरी थी कि जो दरकार फंसे हुए थे उन लोगों को निकालने का, उसमें हमने बहुत कुछ लोगों को निकाल चुका है। दूसरी चीज है जो अभी वहां पर केदारनाथ के आसपास जो मृतक है उनको ठीक से उनका दाह संस्कार करने का। जी। तीसरी चीज है मिसिंग जो लोग हैं उनको चिन्हीकरण का है।
लेकिन चौथी जो सबसे प्रमुख चीज है जी, जो स्थानीय गांव आज सब जगह से अनकनेक्टेड हो गए, रोड तबाह होगी, पैदल मार्ग तबाह हो गए। मेरे क्षेत्र में नेशनल हाईवे है जौलजीबी से तबाह घाट का पूरी तरह तबाह हो गया, जौलजीबी से मुंशारी तबाह हो गया, कपकोट की पिंडर बारी आज से संसार अलग थलग पड़ चुकी है, मल्ला जोहार है, दारमा है, बांसबेली, जो अलग थलग क्षेत्र पड़ चुके हैं, उनके लिए अगले 2-3 महीने बहुत ही कष्टप्रद होने वाले हैं जी। कहीं भूखमरी का संकट न आ जाए, उन सबको सहायता पहुंचाना सरकार के पास बहुत से संकट, बहुत सी चुनौती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने टमटा साहब। आपसे कुछ और सवाल भी हैं जो मैं जरूर पूछूंगी, हमारे पैनल में मौजूद लोगों से भी उस पर उनकी राय लूंगी, उनके सुझाव लूंगी और उनका भी रिएक्शन लूंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा हो रही है, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और चर्चा इसी बात को लेकर है कि आखिरकार आपदा पर सियासत क्यों, और क्या जो सीएम साहब कह रहे हैं कि 100 साल बाद के उत्तराखंड की स्थिति को देखते हुए प्लान बनाया जाएगा, योजना बनाई जाएगी, वो सिर्फ कहने की बातें हैं या वो इस पर कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। टमटा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत स्पष्ट तरीके से वो अपनी बातों को कहते भी हैं, बहुत संतुलित तरीके से कहते हैं। टमटा जी आपसे मेरे कुछ सवाल थे, मैं चाहती हूं बड़े जेन्युइन तरीके से आप उसके आंसर्स भी दें। पहली बात तो मैंने आपसे जो कही कि लगातार पहले बीजेपी की सरकार थी, फिर आपकी सरकार आई, जिस तरह से ये त्रासदी हुई ऐसा लगा कि सब सोए हुए थे और अचानक से पता चला कि नहीं, दरवाजा खुला है, पानी अंदर आ गया, पानी को बाहर निकालने के बारे में सोचो। सरकार तैयार नहीं थी, नंबर 1। दूसरी बात ये कि आप जानते हैं एक ऐसे प्रदेश की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है, 2-4 होता रहता है, साल में एक बार नहीं, 1 महीने में 10 बार भी होता है। आप उस प्रदेश में रहते हैं लेकिन कोई तैयारी नहीं। धार्मिक स्थल जो है वो उस प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल लैंड है उसके अंदर में आता है, लेकिन आपको बता दूं रिपोर्ट्स बताती हैं कि केदारनाथ जहां पर है, जब वहां पहुंच रहे थे श्रद्धालु, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम तो छोड़िए, महज 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे, 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं पर चेकिंग क्या, किसी को कोई सूचना नहीं थी। 15 तारीख को दुर्घटना होती है टमटा साहब, 20 तारीख को एक श्रद्धालु फैमिली को लेकर एक चॉपर वहां पर जाता है, चॉपर ये स्थिति देखता है, माफ कीजिएगा 17 तारीख को चॉपर वहां पहुंचता है, वो स्थिति देखता है और तब मीडिया के सामने और सबके सामने खुलकर आता है कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई, यानी त्रासदी होने के बाद भी किसी को पता नहीं चला। जो लोग वहां पर मौजूद है वो कहते हैं कि रेस्क्यू का काम हुआ लेकिन इतनी देरी से हुआ कि शायद इस दौरान 5000, 6000, 7000 न जाने कितने हजार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब मैं आपसे यह जानना चाहती हूं इन सवालों के बाद, क्या ऐसे सीएम साहब को, ये सिर्फ मैं बहुगुणा जी के लिए नहीं कह रही हूं, ये सवाल मैं शोभा जी से भी कर रही हूं, शोभा जी आप भी मुझे इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि इससे पहले आपकी भी 5 साल सरकार रही है, 3 मुख्यमंत्री भी आप लोगों ने बदले हैं। क्या ऐसे प्रदेश की ये सूरत, ये सीरत अच्छी लग रही है जब देश के सामने सच खुलकर आया कि सरकार वहां सोने का काम ज्यादा करती है बनस्पत इसके कि काम कर लेती कुछ,
शायद इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती। टमटा साहब, मुझे लगता है आप इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर बहुत हद तक इसी तरीके की चीजों से जूझते रहे हैं। देखिए, जो केदारनाथ की घटना है जी, वो इतनी बड़ी त्रासदी है कि उसके बारे में अभी तक तो कुछ मालूम भी नहीं है, विवरण भी नहीं है जी। और उस हालत में जब हमारे पास सूचना आई है तो राज्य सरकार के अपने साधनों के साथ साथ इतनी स्थिति नहीं कि मौसम खराब था, वहां तैयार है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एयरफोर्स के माध्यम से रस किया और तमाम तरह के वहां पर जाने की कोशिश की है। और ये स्थितियां होती कि आपने खुद देखा कि एक बड़ी घटना में हमारे वहां के एयरफोर्स के और आईटीबी के जवान शहीद भी हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल जी। मैं पिथौरागढ़ में खुद रहा, धारचूला में 3 दिन तक लोगों को निकालने की कोशिश में रहा। हेलीकॉप्टर हमारे पास रहे, एयरफोर्स के बड़े विमान हमारे पास है, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। लेकिन ये जरूर है कि इतनी बड़ी त्रासदी के लिए हम तैयार नहीं थे। हमको आज के इस केदारनाथ और बद्रीनाथ की घटना ने यह भी तय कर दिया है कि जो धार्मिक पर्यटन है, इस पर्यटन को कहीं ना कहीं रेगुलेट करना पड़ेगा। इसके संदर्भ में जो आज खुली नीति है कि कितने लोग जाए, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। देखिए, इस पर भी नई सिरे से पुनर्विचार की जरूरत है। बीजेपी से शोभा जी हमारे साथ हैं, आपसे कुछ पूछना चाहती है टमटा साहब। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि 13 वर्ष पूर्व ये प्रदेश बना जी, उसके बाद दोनों सरकारें रही और अब इनकी सरकार है। और अभी जो इन्होंने एक बहुत एकदम से इमीडिएटली एक सॉल्यूशन दे दिया कि जो वहां पर लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जाते हैं उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। प्लीज यहां पर ये बात ना बोली जाए, क्योंकि इस वक्त जितने श्रद्धालुओं के साथ जो संकट की घड़ी आई है, आपको मालूम है कि 4 धाम की यात्रा वहां पर होती है, वो देवभूमि है और आज से नहीं है, सदियों से है। और उसके बाद भी कोई भी सरकार रही हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि वो जो श्रद्धालु जाते हैं उनको अगर कुछ हो जाए, उनके साथ कोई भी आपदा हो जाए, तो वहां पर कौन मौजूद है उसके रेस्क्यू के लिए। ये करने के लिए, ये करने से पहले, सोचने से पहले हम ये सोचने लगे कि हम रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट करने की बात तो देखिए, मेरा टमटा जी एक मिनट टमटा जी, मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए, मेरा ऐसा कहना है, इस घटना से हमें बहुत बहुत सबक लेने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि आज भी हम बिल्कुल भी किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए ना, मौसम विभाग ने जब चेतावनी दे दी, आपको पत्र लिख दिया, सरकार ने बिल्कुल गूंगे बहरों की तरह उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सवाल जो आते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के आते हैं। अगर वहां पर श्रद्धालु जा रहे हैं, भक्तजन जा रहे हैं, वहां पर पुलिस फोर्स कोई नहीं है, कोई और किसी प्रकार की विपदा आपदा के लिए कोई देखने वाला नहीं है। और आप देखिए, अब इससे भी ज्यादा जो बहुत ही दुख भरी बात है कि इतनी त्रासदी होने के बाद भी श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, उनकी चेन, उनकी अंगूठियां। तो इसमें सारा प्रश्न जो आता है वो सरकारों का आता है। प्लीज इसको सरकार से जोड़कर देखने की आवश्यकता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि पहाड़ हमारे ऐसे पहाड़ों पर हमारे सारे देवता निवास करते हैं। अरे सोचिए तो सही कि सारा के सारे हमने कमर्शियलाइजेशन की आग के अंदर उनको झोंक दिया है। कमर्शियलाइजेशन शोभा जी आपने बात कह दी है। जी मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी। एक सेकंड टमटा साहब, एक आंकड़ा है मेरे पास, मैं उसे स्पष्ट करना चाहूंगी। शोभा जी बीजेपी से है, आप जानती है 5 साल आप ही की सरकार रही, 3 मुख्यमंत्री बदले। अब तक का रिकॉर्ड बताता है कि सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट पास हुए हैं, जिनको इजाजत मिली है वहां पर एस्टेब्लिश होने की, वहां स्थापित होने की, वो निशंक की सरकार में हुआ है, वो बीजेपी की सरकार में हुआ है। 457 डैम्स का प्रोजेक्ट उत्तराखंड के पहाड़ जो कि अभी भी ज्योग्राफिकल प्रोसेस में हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, बन रहे हैं, अभी ठोस नहीं हुए हैं, मजबूत नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है इकोसिस्टम तो आपकी सरकारें बिगाड़ती। देखिए बीजेपी इसमें बहुत बड़ी कसूरवार है। देखिए ऐसा है, फिर यहाँ पर प्रश्न आ जाता है बहुत बड़ी डिबेट का कि पहाड़ को भी विकास चाहिए, लेकिन पहाड़ को अगर वो 457 या जो भी विकास, अगर वो विकास जनता के साथ खिलवाड़ है, अगर वो विकास पहाड़ों के साथ खिलवाड़ है, अगर वो विकास हमारी इन्वायरमेंट, तो उसको नहीं होना चाहिए। उसको लिए मैं यहाँ पर बैठकर मैंने बिल्कुल ये वाली बात कही, यहाँ पर मैं जनता की बात करती हूँ या मैं लोगों की जान माल और उनकी आत्मा की बात करती हूँ। इसलिए अगर उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ऐसा विकास भी नहीं चाहिए। आसिम साहब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि मेन तो हम लोगों को यह है कि जो वहां के नागरिक हैं उनकी
सुरक्षा को देखते हुए जो भी प्लानिंग हो वो उसको सबसे मद्देनजर रखते हुए ये सब चीजें होनी चाहिए, चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वहां की जनता के साथ जितना भी ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिए, हर प्रदेश का विकास होता है, विकास होना चाहिए, लोगों की जान चली जाए इसकी नहीं, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो इस चीज के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। अगर आप छेड़छाड़ कर दें इस बात नहीं, वो तो उसी के लिए तो प्लानिंग होनी चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश में, एक से बड़े वैज्ञानिक हैं, एक से एक बड़े साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं। तो कहा कि 13 साल में दोनों पार्टियां डिसाइड नहीं कर पाई कि यहाँ आपदा प्रबंधन कैसे होगा। जी जी, फजल साहब, तो जैसे शोभा जी ने कहा कि 4 धाम की यात्रा बहुत होती रही है, सदियों से होती रही, लेकिन एक जमाना था जब 4 धाम की यात्रा पे लोग गांव से बड़े बूढ़े जाते थे, उस वक्त ये कहा जाता था कि भाई अब मिल लो, विदाई का समय आ गया है, पता नहीं कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आज एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी लोग बच्चों को लेके जाते हैं। एक मिनट पहले मुझे बोलने आज बहुत ही कठिन दूसरी बात यह है, चाहे निशंक जी की सरकार हो या विजय बहुगुणा की सरकार हो, इको सेंसिटिव जोन बनाने का प्रस्ताव जब केंद्र सरकार ने वहां दिया तो पहले निशंक जी ने उसका विरोध किया 2010 में, और विजय बहुगुणा जी ने पिछले महीने प्रधानमंत्री के पास डेलीगेट आया था कांग्रेस के। और चूंकि मैं फिर बार कहूंगा कि जितना प्रदीप टमटा जानते हैं उत्तराखंड को, विजय बहुगुणा नहीं जानते, क्योंकि वो इलाहाबाद में पैदा हुए, मुंबई में रहे। और एक बात ली गई थी इस मसले पर, और एक बात और बताऊंगा मैं कि विजय बहुगुणा के पिता हेमवती नंदन बहुगुणा ने 8वीं जब योजना आयोग की 8वीं प्लान बन रहा था, तब उन्होंने पत्र लिखकर कहा था कि पहाड़ों को घासों का जिक्र किया था उन्होंने। मैं बता दूं कुछ घासों का, कि पिपरमिंट, चोला, कुटरिया जैसे घासों का ध्यान रखा जाए, वनस्पतियों का ध्यान रखा जाए, वहां की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जाए, जिसपे उन्होंने कई सवाल उठाए कि उन्होंने योजना आयोग से कहा था कि इन स्थितियों का ध्यान रखकर योजना बनाई जाए। क्या कारण है? क्या कारण है कि विजय बहुगुणा को शायद इन घासों का नाम भी पता नहीं। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इनिशिएटिव नहीं लेती हैं, ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रही हैं क्या वो भी इस कॉस्ट पे कि आप लोगों की जान ले लेंगे, प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे। टमटा जी, सवाल मेरा आप लोगों से ये भी है कि अगर कहीं कोई कारखाना खुलता है, कोई फैक्ट्री खुलती है, जहरीला धुआं निकलता है, सब जानते हैं, वेस्ट निकलता है, सब जानते हैं, ट्रीट वो ठीक से नहीं हो पाता, ये भी सब जानते हैं, रिसाइकल का ऑप्शन बहुत जगह पर नहीं है, ये आप और हम सब जानते हैं। इन सब के बावजूद तब तो आप उसे लाइसेंस देने में, उसके एस्टेब्लिशमेंट में बड़ा हेल्प करते हैं, उद्घाटन करने भी जाते हैं, रिबन काटते हैं, अब ये भी कहते हैं आप विकास भी कर दिया आप लोगों ने, और जब उसके साइड इफेक्ट दिख रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो कुछ हमने नहीं किया, ये तो खुद हो गया, ये तो मैन मेड हो गया, ये तो तमाम तरीके की चीजें आ जाती हैं फिर उसमें। आपको नहीं लगता कि सरकारें अपने निजी फायदे के लिए, राजनीतिक पार्टियां अपने निजी फायदे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो मुख्यमंत्री ने कहा, जो बयान आया है उनका जी, कि हमको एक नया उत्तराखंड बनाना है और भविष्य के 100 साल के आगे के उत्तराखंड के बारे में सोचना है। जी। अगर ये ईमानदारी से दिया गया एक बयान है तो हमको इन तमाम चीजों के ऊपर नए सिरे से विचार की जरूरत है। टमटा साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर सवाल है, मैं आप एक ही बात से कहना चाह रहा हूं। देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए। जी जी जी। धारचूला से 5-6 किलोमीटर आगे एलागढ़ में 280 मेगावाट का एनएचपीसी का पावर प्रोजेक्ट जी इस आपदा का भेंट चढ़ गया। ना सरकार ने, ना मीडिया की उसकी बड़ी सुध ली। आखिर इतना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट भारत सरकार का बनाया है एनएचपीसी, वो क्या कारण है कि वो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट था जी, वो उसके अंदर रेत, गाद सब कुछ समा चुका है, 1 साल से पहले खुलने की उम्मीद नहीं है जी। तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट जो बनेंगे जिसमें हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के बाद इनकी लाइफ कितनी है, ये भी देखना होगा। तो ये सारे सवाल अगर नए सिरे से, अगर उत्तराखंड, मैं इस सवाल को भाजपा कांग्रेस के चश्मे से नहीं देखना चाहता। जी जी जी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम तमाम राजनीतिक लोग कुछ चीजों में एक साथ खड़े हो जाते हैं और कुछ चीजों में हम आग बूझ कर लेते हैं। जी। ये चुनौती बड़ा आज उत्तराखंड की इस त्रासदी ने एक सवाल उठा गया कि नदियों का उफनता हुआ गुस्सा उत्तराखंड में विकास की एक नई अवधारणा की बात करता है, एक नई कल्पना की बात करता है, जहां लोगों को भी बचाया जा सके, पर्यावरण को भी बचाया जा सके, विकास को भी आगे जगह। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि अगर बहुगुणा साहब की बातें जो ईमानदारी से कही गई है, ये अगर क्यों लगाया आपने? आपको यकीन नहीं है अपनी सरकार पर या अपने सीएम साहब पर? नहीं, मैं एक नई शुरुआत देखिए, फिर आप इसको कांग्रेस और बीजेपी के बनाना मत बीजेपी नहीं, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि फजल हमारी भाजपा की मित्र ने कहा
कि वहां पर 2 पुलिस वाले भी नहीं थे, जबकि केदारनाथ के मंदिर में हमारे 21 पुलिस के जवान शहीद हो गए, पानी उनको बहा ले गया। 2 पुलिस वाले 1000 श्रद्धालुओं पर, ये एक अनुपात में आपको बता रही हूं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए हम जो हमारी क्षमता में तैयारी की गई थी, मूल प्रश्न तो यह आज है। जी। ये आज की इस नई त्रासदी ने विकास की पूरी अवधारणा के बारे में नए सोचने के लिए हमको प्रेरित किया है। बिल्कुल। उत्तराखंड और देश के राजनेता इस बारे पर नए सिरे से सोचा है। जी। ये सिर्फ उत्तराखंड का सवाल नहीं है, पूरे हिमालय के क्षेत्र में जो स्वाभाविक नदियों को आप बांधना चाहते हैं। एक मिनट बात सुनिए, देखिए टमटा जी, इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने की जरूरत है। पहली बात तो ये किसी राज्य की त्रासदी नहीं है जी, इसको राष्ट्रीय देश की हिमालय की त्रासदी, उसी तरीके से इसको डील भी किया जाना चाहिए। दूसरा, हिमालयन रेंज में जितनी भी चीजें आती हैं उसके लिए अलग से एक मंत्रालय बनना चाहिए। उसमें कोई छोटा राज्य कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आप बता रहे हैं हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट है एनएचपीसी का, उसका क्या हुआ और उससे इस उत्तराखंड के प्रदेश के अंदर क्या विकास रहने वाला है और क्या विकास लेकिन वाला है। शोभा जी, जब मंत्रालय होना चाहिए और इसको तुरंत अभी से, मैं कहती हूँ कोई अध्यादेश लागू करके अगर कुछ होना है तो उसको होना चाहिए, चाहे वो हिमाचल के अंदर हो। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हम ये कहते हैं कि मंत्रालय बने न बने उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये शायद मैं भी इसमें सहमत हूँ आपके साथ। बात कह दीजिए जी कि आप देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, बिल्कुल किस तरह से आप उसका इंप्लीमेंट करते हैं, कितना कितना कारगर आपके लिए है। मंत्रालय बनने से पहले जो चीज बनाने जा रहे हैं वो कारगर कितना है, वो कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन ढंग का हो। शोभा जी क्या जरूरत है मंत्रालय की? आपके पास आपदा प्रबंधन है, हिमाचल की अलग से उसमें डिपार्टमेंट रखिए। नहीं, मंत्रालय बने उससे बात नहीं मुझे, मेरा है जो प्रैक्टिकल तौर पर जमीन पर उतरे हुए काम, वरना सिर्फ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है जी। आप देखिए फॉरेन के बनिस्बत हिंदुस्तान के कंपेयर कीजिए कितना वीक हम लोग हैं। नहीं तो पूछिए ना, इस वक्त नेशनल डिजास्टर कमीशन के लोगों को पूछना चाहिए बिल्कुल कि उनकी क्या तैयारी है। आप हेलीकॉप्टर की हालत होगी, आप दिल्ली में आपने हेलीकॉप्टर की हालत देखी ना? बिल्कुल हमने देखी। नहीं उसके बाद ऑफिसर्स मौजूद नहीं थे, कर्मचारी मौजूद नहीं थे, सैटरडे और संडे को वीक ऑफ बना रहे थे। हाँ, तो अगर इसके अंदर आप बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर इसके अंदर में भी वही, अगर हमने इसमें ये कहा, नहीं देखिए पॉइंट की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, अब पूरी बात को हम शुरू से कर रहे हैं कि अगर इसमें ये कहा गया कि इस संकट की घड़ी के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, कोई एक बात वो लेकर नहीं चल रहे थे और नेशनल डिजास्टर बिल्कुल फेल्योर रहा है, तो इसको एक ले पर्सन की तरह भी मैं कह सकती हूँ, इसको आम जनता कह रही है, इसको एक गरीब वहां पर जो महिला बेचारी किसी तरह से। अच्छा, हम दुनिया समय के साथ आगे बढ़िए। फजल साहब शायद कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए दोस्त, राजनीतिक दलों के पास इच्छा शक्ति की कमी है जी। वंदना, 2 चीज आज तक, चाहे मैं कोसी की बाढ़ का भी जिक्र करूंगा, 2008 में बाढ़ आई, वहां गांव के गांव खत्म हो गए, आज तक अस्थायी हल वहां नहीं ढूंढा गया और किसी राजनीतिक दल ने अपनी मैनिफेस्टो में कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मुझे बोल लेने दीजिए, कोसी के बाढ़ की त्रासदी के लिए अस्थायी हल हम निकालेंगे या पहाड़ों की त्रासदी से हम अस्थायी हल निकालेंगे। दिक्कत यह है कि आपदा जो होता है वो राजनीतिक दलों, नेताओं और ब्यूरोक्रेसी के लिए संपदा बनाने का एक साधन भी होता है। इसलिए मुझे लगता है कि अस्थायी हल के लिए आज तक कोशिश आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कोसी के सालों की बात कर रहा हूं, मैं लगातार की बात और इसकी बात कर रहा हूं। आप पूरे राज्य सरकारें हो या नौकरशाही हो या राजनीतिक त्रुटियां हैं। मैं सिर्फ एक शहंशाह की बात करता हूं। इस देश में एक शेरशाह नाम का बादशाह हुआ जिसने 5 साल में एक ऐसा जीटी रोड बना दिया जो आज क्रैक कर जाती है, उसको आप तो आप उसको बना नहीं सकते। तो वो एक इच्छा शक्ति थी, वहां भ्रष्टाचार नहीं था, वहां किकबैक्स नहीं थे, वहां नौकरशाही नहीं थी। अब्बास साहब आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन इसी के साथ अपने व्यूवर्स के लिए एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि आदमी समय के साथ आगे बढ़ता है, विकास करता है, तरक्की करता है, हम भी कह रहे हैं, सब कहते हैं, लेकिन असल में उत्तराखंड में क्या हुआ ये कुछ उल्टा सा लगेगा आपको। वो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैं चाहती हूं आप सभी लोग सुने। 1893 की बात है जब नैनीताल के पास बड़ी एक प्राकृतिक आपदा आई, नदियां पूरे उफान पर आई और इस तरीके से आई कि चट्टानें भी आपस में टकरा गई थी, उसके चलते नदियां जो थी वो बढ़ गई और एक और नया ताल उसकी वजह से क्रिएट हो गया। उस वक्त क्या था कि जो अंग्रेज थे, 1893 में इस देश में अंग्रेजों का शासन था, वो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एक तारघर बनाया
उस तारघर में जैसे कि उनको पता चला कि चट्टानें जो टकरा रही हैं और पानी उफान पर आ रहा है, स्थिति और विभत्स हो जाएगी, वो तारघर से एक मैसेज नीचे के इलाकों में आया। नीचे के इलाकों में 3 हफ्ते पहले तबाही होती, उससे 3 हफ्ते पहले अंग्रेजों ने, वहां मौजूद एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने सारे गांव इलाके के खाली करा लिए और वाकई 3 हफ्ते बाद तबाही हुई। पानी का ऐसा सैलाब आया कि शायद उस वक्त भी हजारों लोग मरते, लेकिन सिर्फ उस चेतावनी के चलते, सतर्कता के चलते, अलर्टनेस के चलते, दूरदर्शिता के चलते हजारों लाखों लोगों की उस वक्त जान बच गई। टमटा साहब, आज ये नहीं है, अंग्रेजों की तारीफ वाली बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि प्रशासन कितना कुशल है। आप पहले ही तैयार हैं किसी भी तरीके की आपदा से बचने के लिए। तो आज तो हम 100 साल आगे बढ़ चुके हैं और 100 साल से शायद कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आज क्यों ये सोच पीछे रह गई? देखिए, अभी बात आई थी राज्य और केंद्र के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। मुझे इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। राज्य ने अपनी आवश्यकताएं, केंद्र ने तुरंत रस किया, आर्मी को, एयर्स को, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज जहां जहां थे, उन्होंने इस आपदा में राज्य सरकार को पूरी तरह से सहयोग दिया। लगभग 1 लाख लोगों को इतने छोटे से कम समय में विषम परिस्थितियों में वहां से निकालना, ये कोई साधारण प्रयास नहीं था, साधारण घटना नहीं है। सेना बधाई की पात्र है, वो तो हमने पहले ही सेना अलग से काम करती है। लेकिन केंद्र सरकार क्या सेना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से परे काम कर रही है? ये बड़ी अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात। सरकार का हिस्सा है, केंद्र के सरकार के दिन आती है। सीबीआई और आईबी की तरफ से बची हुई है ना, मामला दूसरा है। देखिए, फिर आप इस राजनीति को अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों का शिकार मत बनाइए। बिल्कुल सही कर, बात सही है। अगर मुझे कहने दीजिए, ये अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों का शिकार मत बनाइए। इस देश की सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, इस देश के लोकतांत्रिक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ही निर्देशन पर कायम करते हैं। हम उनको सलाम करते हैं, उत्तराखंड के लोग, देश के लोग उनको सलाम करते हैं, लेकिन वो राज्य और केंद्र सरकार की पहल पे ही वहां पर गए, वो गई और वो बड़ी। और ये अगर कोऑर्डिनेशन ना होता तो इतने लाख लोगों को नहीं निकाला जाता। कोऑर्डिनेशन की कमी कुछ कमियां नहीं है, नहीं, कमी मैं ये कह रहा हूं। एक देखिए, इस त्रासदी ने बहुत से सवाल हमको भी इस राज्य के सरकार के सामने रखे हैं। इस छोटे से राज्य से सरकार के पास एकदम इमीडिएट रूप से इस त्रासदी को उबरने के लिए अपने साधन नहीं है। अपने इमीडिएट जो लोग इमीडिएट रह सकेगा, हमारे पास अपने कोई एयरफोर्स ताकत नहीं है। मुख्यमंत्री ने साधन देने की बात की तो इतना मुंह क्यों बनाया गया? अरे मैं आपसे क्या, दूसरे मुख्यमंत्री की बात सुन लीजिए। कहा कि हम भी अपनी सहायता देना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो इस बात को दूसरी तरीके से क्यों लिया गया? उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? अगर आप मुझे कहने देंगे उस संदर्भ में, मैं कहने तो मुझे आपके उन मुख्यमंत्री ने जो गुजरात की तरह से आए थे, उन्होंने वहां के उत्तराखंड लोगों की इस त्रासदी में कोई हेल्प के लिए अपने में दी। हरियाणा के नहीं, आप सुनिए तो सही। उन्होंने केदारनाथ के मंदिर के निर्माण कर दी। अरे उतने लोग इस समय संकट के ग्रस्त आपदा के दौर में हजारों लोग फंसे हुए हैं, करोड़ों की संपत्तियां बर्बाद होगी। अगर बहुगुणा सरकार करेगी और केंद्र सरकार करेगी, उसके अलावा कोई यहाँ पर कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, कोई सहायता भी प्रदान नहीं क्यों नहीं कर सकता? अगर दूसरी राज्य सरकार, आज भी मैं निवेदन कर रहा हूं, आज भी मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर देश की राज्य सरकार है, उत्तराखंड सरकार की मदद करना चाहती है तो हमारी सरकार को मदद करे ना। बिल्कुल, टीवी चैनलों क्या अगर आपके राज्य में कोई त्रासदी होती है और हम आपकी वहां की डेमोक्रेटिक सरकार को बाईपास करके हमको वहां रिलीफ वर्क करने लगे तो कैसा लगेगा? कोऑर्डिनेशन में कमी की बात देखिए, बाईपास करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बाईपास करने की बात बिल्कुल नहीं कही गई। मैंने ये देखा और आप सबने भी पढ़ा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हेलीकॉप्टर्स देने की बात की और संसाधन देने की बात की, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी हुई, इस प्रकार से कहा गया कि जो बहुगुणा सरकार है या तो वो करेगी या केंद्र सरकार करेगी। मतलब ये पहली बार देखने में ऐसा आया। इसको भी कि हम इसकी हेल्प लेंगे और इसकी हेल्प नहीं लेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था। शोभा जी को थोड़ा सा सही कर दूं कि पहली बार जब मोदी जी गए, उन्होंने 15,000 गुजरातियों को निकालने, उन्होंने तो अपने मुंह से कहा ही नहीं। देखिए, उन्होंने जब 15,000 गुजरातियों को निकालने की बात कही, उनका कोई ऐसा
सियासत शुरू हो गई, तब से सियासत शुरू हुई। कोई ऐसा बयान उपलब्ध नहीं है। वो गए, बिल्कुल गए, और उनको जाना भी चाहिए था, वो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से फिर जाने के बाद उन्होंने 15,000 गुजरातियों का शब्द किया, गुजरातियों को निकाल के ले गए, इसी के बाद से सियासत शुरू हुई। राहुल गांधी ऐसा बिल्कुल नहीं, आप देखिए ना, गृह मंत्री ने खुद ही कहा कि अब किसी को इस विपदा के समय में, इस त्रासदी के समय में वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी जी गए तो वहां पर इतना शोर मचा, पहले गए थे, उसके बाद राहुल, उसके बाद जब राहुल जी गए तो कोई बयान नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये देखिए, नहीं, ये गलत है। एक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। ये कंट्रोवर्शियल बयान हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं कह रहा हूं कि ये बात, जितनी भी राजनीति में ये बात उठी, और सिर्फ मोदी जी के इस बयान से गुजरात की जो मुद्दा उठाया, पहले तो वहां देखना चाहिए था कि वहां गुजरात में हिंदुस्तान का नागरिक है, गुजरात हिंदुस्तान में ही आता है, और वो सिर्फ अपने गुजरात के लोगों की चिंता थी, उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं थी, दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं थी, हरियाणा की चिंता नहीं थी। बात वहीं से बिगड़ी है, उन्होंने शोभा जी एक चीज और बता दें, शोभा जी और वंदना जी, जो स्थानीय लोगों पर चर्चा अभी तक हुई ही नहीं कि वहाँ के स्थानीय लोगों की किस तरह से मदद की जाए। बार बात प्रदीप टिमटा जी कर रहे हैं, वहाँ के अभी तक तो सिर्फ तीर्थयात्रियों को निकाला गया है, स्थानीय लोग वहाँ कितनी मुसीबत में है, अभी तो तीर्थयात्रियों को भी पूरा नहीं निकाला गया है। अभी तो प्रश्न ये भी है, एक ऐसा गांव है जहाँ से पुरुष ही समाप्त हो गए, 25 पुरुष एक ही गांव के खत्म हुए, वाजपेयी परिवार के, कुछ भी बात नहीं हुई है। एड की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, अभी आज की बात बता दें, कल भी मुझसे बातें हुई, कई तंजीमें जो हैं, माइनॉरिटीज तंजीमें जो हमसे राब्ता किया, कई बसों और इसमें ट्रकों में सामान भेज रहे हैं, दिल्ली से भेज रहे हैं, और ये टीवी पे ऐड भी आ रहा है कि आप उत्तराखंड की मदद के लिए वहां के सहयोग कीजिए। तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं, हिंदुस्तान मदद करना चाहिए, हम भी करें, आप भी करें, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। ये इस नियत से होना चाहिए कि वहां जरूरतमंद लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनको रीएस्टेब्लिश किया जाए, इसके लिए हर दिल जान से करना चाहिए, पार्टी से हट के बात कीजिए। अब्बास साहब, चूंकि मेरे पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है, मैं आप सभी से एक फाइनल कमेंट चाहती हूं। विजय बहुगुणा साहब आज जो कह रहे थे, आप उस पर विश्वास करते हैं? नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। टमटा साहब, पॉसिबल है 100 साल के उत्तराखंड को आप अभी से तैयार कर लें, भविष्य को देखते हुए सारी चीजें तैयार कर लें, आपको यकीन है या नहीं है? पूरा यकीन है, मुझे यकीन है कि ये त्रासदी हम सबको नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर करेगी, और एक नए उत्तराखंड की आधारशिला अगर लग सकती है तो ये त्रासदी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए यही इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती। कुछ नहीं हो सकती, बिल्कुल। शोभा जी क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और हम सब इसमें उनके साथ ही हैं, लेकिन जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पास्ट के जो 15-16 दिन है वो बहुत भय प्रदान करने वाले हैं। जिस प्रकार से सरकार ने, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, सो गई थी सरकार, नाम की चीज नहीं थी, लेकिन 50-50। लेकिन देखिए, नहीं, अगर किसी अच्छी विश एंड विल से ये किया जाएगा तो इसमें सब लोग उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं, सारी सरकारें उनके साथ हैं, और वास्तव में आने वाले 100 साल के लिए प्लान बनना चाहिए। खान जी, नहीं, मेरा तो यही मानना है कि इन सबसे हटकर वहाँ के पुनर्वास के लिए जो भी योजनाएं हों, और जिस तरीके से जो हमारे साथी में अभी डिबेट्स में जो सारी बात निकल के आई है, नहीं होना चाहिए इस चीज से, जो ये आपदा आई इस चीज से एक सबक है और वो होना चाहिए, और बड़ी ईमानदारी से होना चाहिए। मैं प्रदीप टमटा जी की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ कि ईमानदारी से होना चाहिए। आप जवाब नहीं दे रहे, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको विश्वास है होगा या नहीं? नहीं, विश्वास तो देखिए, विश्वास तो काम से होगा, काम देखने से होगा। मैं विश्वास को मैं अभी कैसे आपको आश्वासन किस तरीके से दे सकता हूं? अभी भी आप पूरी क्योंकि जब पार्टी के एक सांसद और कांग्रेस के नेता में भी बता रहे थे जिस तरीके से, देखिए इसमें हर चीज से ईमानदारी होनी चाहिए। मैं इससे राजनीति से अलग हटकर एक ये जो आपदा आई, इससे एक वहाँ के उत्तराखंड के लोगों के लिए, अब हमारे पूरे देश के लिए एक सबक है। आगे जो योजना बनेगी उसको देखभाल के बनाई जाएगी। कुछ नहीं, देखिए, एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसका लाइफ 90 ईयर्स के होता है, 90 साल चलेगा, 99 साल चलेगा। ये प्लानिंग के तहत बनाया है, वो लास्ट कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की प्लानिंग जो बनाई जा रही है और नेक नियत से बनाई जाए तो मैं समझता हूं कामयाब होगा। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। काम प्यारा होता है, चमड़ा नहीं, और नियत सही है
करने की तो मुमकिन है, वरना बस इतने खावा ही है। बहुत संक्षेप में, तो बहुत मुमकिन संक्षेप में। वंदना देखें, उस प्रदेश की बदकिस्मती ये है कि जहाँ चिपको आंदोलन हुआ तो पेड़ों को बचाने के लिए, वहाँ पेड़े अंधाधुंध इन 12-13 सालों में कटे हैं। इसलिए जरूरत यह है कि अगर उस प्रदेश को 100 साल में बेहतर बनाना है तो वहाँ के पेड़ों, वहाँ की वनस्पतियों, वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से विकास करना होगा, तभी वो विकास बेहतर दिशा में बढ़ेगा। नहीं तो फिर इसी तरह की त्रासदियां, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां जाती हैं उनको वो ब्लास्ट करती हैं, वो अपने तरीके से करती हैं, वो विकास के नाम पे विनाश ज्यादा करती है। इसलिए विकास के लिए जरूरी है कि स्थानीय लोगों की मदद लेनी चाहिए। टमटा साहब चूंकि उत्तराखंड से आते थे, इस वक्त वहां उनकी मौजूदा सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो टमटा साहब आपके विश्वास पर हम विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका विश्वास जरूर सही साबित होगा। भविष्य में, वर्तमान में जरूर इस बात को लेकर सोचा जाएगा और कहीं कुछ अच्छा ऐसा तय किया जाएगा जिससे कि भविष्य में अगर इस तरीके की कभी त्रासदी होती है तो कम से कम लोगों को बचाया जा सके, जानो माल का इतना बड़ा नुकसान ना हो। ये जरूर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय सुझाव हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। शुक्रिया आपको।